अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। जियोलॉग की फॉरेन पॉलिसीज और डोमेस्टिक पॉलिसीज को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि भाई जियोलॉग के लिए लेट 1980s के अंदर किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, किस तरीके से प्रोविंसेस उसके खिलाफ हो गए, किस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज इसके लिए एक बर्डन बन गए, और किस तरीके से ओजड़ी कैंप इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसके प्राइम मिनिस्टर जुनेजो से भी ताल्लुकात खराब हुए एंड इवेंचुअली जुनेजो को डिसमिस कर दिया गया और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। वियोलक ने कहा कि फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लेकिन ये फ्रेश इलेक्शंस हो और नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो, इससे पहले ही किस्मत ने कुछ और लिखा था। हुआ ये कि जियाउल हक साहब एक मश्क पर निकले और वहां पर इनका तैयारा C-130 क्रैश कर गया। इसके अंदर जियाउल हक का इंतकाल हो गया। जियाउल हक का इंतकाल और ये प्लेन क्रैश एक आज भी एक सवालिया निशान है कि क्या ये एक प्लान मर्डर था, क्या ये वाकई एक्सीडेंट था। कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि इसके पीछे हाथ था इंडिया का, कुछ लोग इसका जिम्मेदार सोवियत यूनियन को ठहराते हैं, और कुछ लोग मुल्क के ही जो पॉलिटिशियंस थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इसका जिम्मेदार उनको ठहराते हैं। बहरहाल जियोलक की डेथ आज तक एक मिस्ट्री है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके जो तैयारा था उसके अंदर कुछ आम की पेटियां रखवाई गई थी, और कहा जाता है कि उन आम की पेटियों के अंदर कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल था जिसकी वजह से ये जहाज जो है वो खराब हो गया, इसके अंदर आग लग गई and eventually it resulted in the death of Zia-ul-Haq. Whatever the true reason may be, Zia-ul-Haq की डेथ हो जाती है और इस तरीके से मिलिट्री डिक्टेटरशिप फाइनली जाके 1988 के अंदर खत्म होती है। जिया-उल-हक 11 साल मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं। 1977 से लेके 1988 तक जिया-उल-हक की हुकूमत चलती है, और उसके बाद गुलाम इसा खान साहब को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जिया-उल-हक के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने गुलाम इसा खान, जो कि 1988 से लेके 1993 तक पाकिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। इनके टाइम पे इलेक्शंस करवाए गए, और जिन्हें जो जिनको जिया-उल-हक ने डिसमिस कर दिया था और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, इनको रिप्लेस करने के लिए इवेंचुअली इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के अंदर बेनजीर भुट्टो की एक अहम कारकर्दगी नजर आती है। आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं इसके अंदर 94 सीट्स हासिल करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि इनके अगेंस्ट जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद थी वो जस्ट 55 सीटें हासिल कर पाती है। इसके अलावा 37 नशिस्तें जीतती है इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद उम्मीदवार, और दूसरी तमाम तर पार्टीज को मिलाकर सिर्फ 19 सीटें बनती है। तो बेनजीर जो है वो क्लेमली एक लार्जेस्ट पार्टी थी, और इस तरीके से बेनजीर की हुकूमत आ गई। यानी 7 साल पहले जिसके बाप को यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उसके 7 साल बाद यानी कि 1988 के अंदर क्या होता है, जिया-उल-हक की गवर्नमेंट रिप्लेस होती है और अब बेनजीर भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेनजीर का एक बहुत ही छोटा सा टाइम था, 1988 से लेके 1990 तक, यानी सिर्फ 2 साल इनकी हुकूमत चली। लेकिन उन 2 सालों के अंदर बेनजीर ने कई इंपॉर्टेंट काम किए। तो चलो चलते हैं और बेनजीर की सक्सेसेस को डिस्कस करते हैं एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। भाई इनका प्राइम मिनिस्टर बन जाना ही एक बड़ी खास बात थी, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट ऑफ एनी मुस्लिम स्टेट इन द वर्ल्ड। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, खातून जो प्राइम मिनिस्टर बनी किसी भी मुस्लिम स्टेट में, सबसे पहले बेनजीर बनी। तो ये इटसेल्फ इनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। उस टाइम पे बेनजीर ने यूएसए से ताल्लुकात इंप्रूव करने के लिए यूएसए को विजिट भी किया, और इनकी मुलाकात होती है वहां के प्रेसिडेंट बुश से, सदर जॉर्ज बुश से इनकी मुलाकात होती है। बेनजीर ऑन अ विजिट टू वॉशिंगटन डीसी इन 1989, तो हम इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं यहाँ पे। एज अ पॉलिटिशियन शी टुक टू वेयरिंग द व्हाइट दुपट्टा ऑन हर हेड, अ पॉलिटिकल मूव टू अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम इस्लामिक क्लेरिक्स। दरअसल जब बेनजीर यहाँ पर पावर में आई थी तो जो उस टाइम पे इस्लामी पार्टीज थी जैसे इस्लामी जमीरी इत्तेहाद था, उन्होंने इनके ऊपर कई तरीके के इल्जामात लगाए,
और बहुत ही आसान होता है किसी भी खातून की किरदार कशी कर देना। इस तरीके से बेनजीर की भी काफी मर्तबा किरदार कशी की गई, लेकिन बेनजीर ने उसका जवाब पॉलिटिकल मूव से दिया हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने हमेशा व्हाइट दुपट्टा पहना और इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि किस तरीके से एक इस्लामी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। तो बेनजीर ने इसका पॉलिटिकल लेवल पे जवाब दिया। उसके बाद बेनजीर के टाइम पे पाकिस्तान में चौथी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन भी होस्ट की, जिसमें कई ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आए, और इसमें आए राजीव गांधी, यानी इंदिरा गांधी के बेटे। हम लोग को मालूम है कि जब इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ, इनको सिखों ने प्लान मर्डर किया, तो उस टाइम पे राजीव गांधी ने इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया, इनडायरेक्टली डराया था। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो है वो सिख की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है, यानी सिख जो अपना अलहदा मुल्क मांग रहे हैं, खालिस्तान मांग रहे हैं, पाकिस्तान इसको फुली सपोर्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली वो इंदिरा गांधी के मर्डर में भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जियोलग के टाइम पे काफी खराब हो गए थे। लेकिन जब बेनजीर का टाइम आया और पाकिस्तान ने चौथी सार्क कॉन्फ्रेंस होल्ड की, उस टाइम पे राजीव गांधी की प्रेजेंस इस बात का सबूत है कि बेनजीर इंटरनेशनली पाकिस्तान की रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए काफी अच्छा काम कर रही हैं। और जब इनकी मुलाकात हुई राजीव गांधी से, तो इन्होंने वहां पे 3 दिनों के अंदर और 3 रातों के अंदर इनके साथ 3 डिफरेंट पीस ट्रीटी साइन की। भाई क्या पीस ट्रीटी साइन हुई? पहली बात तो इन्होंने कहा कि हम लोग मिलिट्री जो बॉर्डर पे खड़ी हुई है, इसको रिड्यूस कर देंगे एज अ साइन ऑफ पीस जेस्चर। भाई हम दोनों कंट्रीज वॉर पे नहीं है, इस बात का सबूत पेश करने के लिए हम जो बॉर्डर पे मिलिट्री खड़ी हुई है उसको मामूली कर देंगे, जैसे बाकी बॉर्डर्स पे खड़ी हुई है वैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी मिलिट्री नॉर्मल लेवल पे ही खड़ी होगी, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी। ये एक हम साइन देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुल टर्म्स पे। उसके बाद दोनों ने एग्रीमेंट किया कि एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं करेंगे। और बेनजीर ने कहा कि जियाउल हक ने जो सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए अपनी सपोर्ट अनाउंस की हुई थी, मेरी तरफ से वो टर्मिनेट की जाती है, यानी कि मैं सिख को ये खालिस्तान या अलहदा मुल्क बनाने की मूवमेंट में कोई सपोर्ट अनाउंस नहीं करेगी। यहाँ पर भी जो इस्लामिक क्लरिक्स थे, जैसे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के लोग थे, फिर बेनजीर की किरदार कशी करते हुए नजर आए। वो कहते हैं कि क्या बात है, बेनजीर की 3 मुलाकातें हुई राजीव गांधी के साथ और इन 3 रातों में 3 3 पीस ट्रीटी साइन हो गई। लेकिन यहां पर भी बेनजीर ने उस लो लेवल को टच नहीं किया जिस लो लेवल को इनके ओपोनेंट्स टच कर रहे थे, कि बड़े ही बिलो द बेल्ट जाके इनके किरदार पे इल्जामात लगा रहे थे। बेनजीर ने इनका जवाब उस तरीके से नहीं दिया। बेनजीर ने हर इल्जाम का जवाब एक पॉलिटिकल मूव में दिया। जैसे कि इन्होंने कहा, जहां पर मैं इंडिया से पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, वहीं पर मैं इंडिया के खिलाफ कश्मीर इशू पे भी आवाज उठाऊंगी। एंड शी टुक अ हार्ड लाइन टॉक ऑन द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी अनाउंस्ड, शी एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर द कश्मीरी मुस्लिम ब्रदर्स। और इन्होंने कहा हम लोग थाउजेंड्स ऑफ वेल ट्रेन्ड आर्मी ऑफिसर्स भेजेंगे, और शी प्लेज्ड कि हम $5 मिलियन देंगे कश्मीरियों को सपोर्ट करने के लिए इन दिस कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया। तो इस तरीके से बेनजीर ने कहा कि भाई हम लोग जहां इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बात कर रहे हैं, वहीं पर हम कश्मीर इशू पे भी आवाज उठा रहे हैं और हम इंडिया को याद दिला रहे हैं। बेनजीर ने यूएनओ से भी सवाल किया कि भाई आपने एक वादा किया था, जब 1948 की वॉर हुई थी तो आपने वादा किया था कि हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। वो प्लेबिसाइड अभी तक हो नहीं पाया सर। 1989 हो गया, 1990 हो गया, वो प्लेबिसाइड हो नहीं पाया। तो इन्होंने यूएनओ से भी सवाल उठाए। इसके अलावा अगर बेनजीर की डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात की जाए, चलो ये सब तो इंटरनेशनल पॉलिसीज थी ना, ये तो फॉरेन पॉलिसीज थी। जैसे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राजीव गांधी के साथ इंडिया के साथ पीस ट्रीटी साइन करना, या सार्क कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना, या यूएसए को विजिट करना, ये तमाम तो बेनजीर की फॉरेन पॉलिसीज हो गई। लेकिन साथ साथ बेनजीर ने मुल्क की भलाई के लिए भी काफी काम किए। चलो चलते हैं और देखते हैं कि मुल्क की भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जरा क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। बेनजीर ने जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट यूनियन है, इसको रिस्टोर किया ताकि स्टूडेंट्स इनसे बेनिफिट कर पाए। देखो स्टूडेंट्स यूनियन क्या थी?
आज के दौर में तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, देखो एक जमाना था कि यूनिवर्सिटीज में इतनी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटीज ही बहुत कम थी, जैसे कराची यूनिवर्सिटी और एक दो और यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर आपको एक छोटा सा चेंज भी करवाना है ना, तो यहाँ की मैनेजमेंट से बात करना एक आजाब था। तभी गवर्नमेंट ने इनके लिए स्टूडेंट्स यूनियंस बनाई, जिसका एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो जाता था। वो प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जाके अपने राइट्स के लिए बात करता था। तो इस तरीके से स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में काम करती थी। बेनजीर ने इसको रिस्टोर किया, जिसपे बैन लगा हुआ था, इसको बैन को रिमूव किया, और इस तरीके से स्टूडेंट्स ने खासा फायदा हासिल किया। इसके अलावा बेनजीर ने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करके पॉलिटिकल फ्रीडम दिया लोगों को। इस तरीके से जो ट्रेड यूनियन थी, ट्रेड यूनियन क्या होती है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्राइमरीली वर्क्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। भाई ट्रेड यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। उस पर भी बैन लगे हुए थे, तो बेनजीर ने लेबर्स के बेनिफिट के लिए ये लेबर यूनियन के लिए भी आजादियां दी और इनके ऊपर से भी बैन हटाया। उसके अलावा बेनजीर ने कहा हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जो ना सिर्फ रूरल एरियाज का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करके रूरल एरियाज को फायदा देगा, बल्कि जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रही है, जिससे पाकिस्तान के पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अनइवन हो रही है, वो भी मसला खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि कितने लोग गांव देहात से उठ के शहर आ जाते हैं और शहरों के ऊपर बर्डन बढ़ाते हैं। तो ये मसला भी हल हो जाएगा अगर हम लोग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दें। तो बेनजीर ने काफी सारे अच्छे काम किए, लेकिन इसके बावजूद ये सिर्फ 2 साल हुकूमत कर पाई और इनकी गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर पाई। एंड इवेंचुअली इन 1990 शी फेल फ्रॉम द ऑफिस। तो चलते हैं और जानते हैं कि बेनजीर की गवर्नमेंट में इतनी ज्यादा वीकनेसेस क्यों थी। इसकी पहली वजह यह है दैट शी डिड नॉट हैव अ मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है, मैं ये पहले भी समझा चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, दोबारा से समझा देता हूं। भाई मेजोरिटी ये होता है कि हर इलेक्शन का अलग क्राइटेरिया होता है। लेट सपोज मैंने कह दिया कि जो 50% वोट्स हासिल करेगा वो मेजोरिटी से इलेक्शन जीत जाएगा, वो अकेले गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। लेकिन 3-4 पार्टीज थी, लेट सपोज A, B, C और डी पार्टी थी। अब डी पार्टी जीत गई 20, ए पार्टी जीती 20% सीट्स, बी भी जीती 20%, सी भी जीती 20% सीट्स, और डी पार्टी जीत गई 40%। तो इट इज अपेरेंट कि यहाँ पर जीत तो डी पार्टी की हुई है, लेकिन क्या ये अकेले गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है? नहीं जी, क्योंकि ये तो 50% सीट ही नहीं जीत पाई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी और पार्टी के साथ मिलके वो मेजोरिटी को कायम करना पड़ेगा। इसके लिए उसको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, किसी के साथ अलायंस बनानी पड़ेगी। मेजोरिटी का मतलब समझ जाओ, मेजोरिटी मीन्स दैट दे हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीट्स to form the government at their own. But while largest party means that they have more number of seats compared to the opponent. Let's suppose D has won 40% seats, so it has won more seats than their opponent parties, so they are the largest party. Now they can form an alliance with another party, and Benazir had to form an alliance with Muttahida Qawmi Movement. ये सिंध के अंदर एक एक्टिव पार्टी, खासतौर पे कराची और हैदराबाद के अंदर एक एक्टिव पार्टी थी। तो इन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अलायंस फॉर्म कर ली, और इन्होंने वादा किया कि अगर आप हमारे साथ देंगे तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम मुहाजिरीन के, जो भी मुहाजिर कौम है, इसके हुकूक का ख्याल रखेंगे, जो कि बेनजीर एक्चुअली कर नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल देखा गया कि इन्होंने सिंधी को कंपलसरी लैंग्वेज बना दिया, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ सिंधियों को पोस्ट दी और सिंधियों के हुकूक को हमेशा प्रोटेक्ट किया, लेकिन व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ मुहाजिर, मुहाजिरों के हुकूक का ख्याल ही नहीं रखा। एंड इवेंचुअली दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द पक्का किला इंसिडेंट। पक्का किला इंसिडेंट मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है, लेकिन मैं इसको आगे चल के आपको समझा रहा हूँ। अभी हम बेनजीर की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। देखो भाई, बेनजीर के जो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान है, उनसे ताल्लुकात काफी अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? खास तौर पे अपॉइंटमेंट और द डिसमिसल ऑफ द आर्मी। आर्मी के अंदर जो मेन फोर्सेस हैं, जो मेन पोस्ट है, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा या डिसमिस करेगा।
या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट और डिसमिस करेगा, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी क्लियर नहीं थी। लिहाजा गुलाम इसाक खान का कहना था दिस इज द राइट, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो ये अपॉइंटमेंट या डिसमिसल करे। लेकिन बेनजीर को लगता था कि ये राइट्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होने चाहिए। जैसे कि हमीद गुल जो कि इंटेलिजेंस में थे, ये जब अफगानिस्तान गए और वहां पे एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन में फेल हो गए, तो बेनजीर ने इनको डिसमिस कर दिया और अपनी मर्जी का बंदा इनकी जगह बिठा दिया। तो ये बात जो है गुलाम इसाक खान को समझ नहीं है। गुलाम इसाक खान जिनके पास अभी 8 अमेंडमेंट का भी राइट है। आपको याद होगा कि जियाउल हक के टाइम में अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा तो जियाउल हक की डोमेस्टिक पॉलिसीज को एक दफा रिवाइज कर ले, तो उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर 8 अमेंडमेंट समझाए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कैन आल्सो डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड द नेशनल असेंबली। तो बेनजीर को वैसे तो संभल के चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो प्रेसिडेंट से कुछ खास अच्छे ताल्लुकात मेंटेन कर नहीं रही, और प्रेसिडेंट मौका ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले कि मुझे इनकी गवर्नमेंट हटाने का मुझे चांस मिल जाए। और वो चांस इवेंचुअली कब मिला था? वो पक्का किला इंसिडेंट के बाद मिला था। पहले हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। पक्का किला इंसिडेंट को हम पढ़ेंगे एज द फाइनल नेल इन द कॉफन। भाई हम लोग उससे पहले भी कुछ मसाइल पढ़ लेते हैं। देखो, एक मसला तो ये था कि बेनजीर की गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के इल्जाम बहुत ज्यादा थे। क्यों? इनकी शादी हुई माशाल्लाह से आसिफ अली जरदारी से, जो कि बाद में पाकिस्तान के सदर भी बने। और हम सब जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी कितने मासूम और भोले भाले से शख्स हैं और कितने ही इनोसेंट है। तो उनकी करप्शन की वजह से बेनजीर की गवर्नमेंट भी अक्सर बदनाम होती हुई नजर आ रही थी। और जब बदनामी हो और करप्शन के साथ साथ वायलेंट एक्टिविटीज भी मुल्क के अंदर हो रही थी, तो इनके खिलाफ रातों रात इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट जैकल होता हुआ दिखाई देता है। ये ऑपरेशन मिडनाइट जैकल बेनजीर की हुकूमत ने ही इस एक्शन का, ये इंसिडेंट का खुद से नाम रखा। दरअसल ये क्या था कि बेनजीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सीक्रेट प्लानिंग हो रही थी। बेनजीर को खबर मिलती है एक ब्यूरोक्रेट से जिनका नाम था मसूद शरीफ खटक साहब। मसूद शरीफ खटक साहब पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट थे। वहां से कॉल आती है बेनजीर के पास कि आर्मी के कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आपकी हुकूमत गिराने के लिए भरपूर कोशिशों में इन्वॉल्व है। ये नाम लेते हैं दो खास लोगों का। ये कौन है? एक तो है मेजर आमिर और दूसरे हैं ब्रिगेडियर इम्तियाज बेग। मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज बेग को बुलाया जाता है। इन पे इन्वेस्टिगेशन होती है। भाई बताएं सर, ये क्या मामला है? सुनने में ये आ रहा है कि आप बेनजीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद तहरीक करवाने के लिए पूरे तौर पे मुलविस है और अपनी भरपूर कोशिशें जायज है जारी है आपकी कि भाई किसी भी तरीके से बेनजीर की हुकूमत गिर जाए। तो जब इन पे इन्वेस्टिगेशन टाइट हुई तो इन्होंने कहा हाँ, हम लोग ऐसा कर रहे थे, हम लोग बिल्कुल बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए काम कर रहे थे। तो इनसे पूछा गया कि सर ऐसा क्यों कर रहे थे, जरा बता दीजिए। इन्होंने कहा हमारा बेनजीर से कोई ऐसा बैर नहीं है कि हम बेनजीर की हुकूमत गिराने की कोशिश करें। दरअसल तो ये काम हम लोग दो लोगों के कहने पे कर रहे हैं। एक है गुलाम इसाक खान, और इस बात में कोई शक भी नहीं है क्योंकि गुलाम इसाक खान के ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छे चल नहीं रहे थे। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा, आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग, जिनकी तस्वीर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल असलम बेग के ऊपर ये इल्जाम आया कि ये भी इस काम में इन्वॉल्व है, बेनजीर की हुकूमत गिराने में। अब आप जानना चाहोगे कि यार इनका क्या मसला था बेनजीर की हुकूमत के साथ? ये कह रहे थे कि बेशक बेशक, देखिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आर्मी के अंदर अपॉइंटमेंट या डिसमिसल्स करें, कोई बात नहीं, उनका हक है, लेकिन इसमें आर्मी को कंसल्ट तो किया जाए। बेनजीर ऐसा नहीं कर रही थी, बेनजीर ये काम अपनी मर्जी के तहत कर रही थी। तो असलम बेग भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे बेनजीर की हुकूमत से। बेनजीर ने असलम बेग साहब को बुलाया और कहा सर ये आपके दो बंदे ऐसे हैं जो आपके ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और आप हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो असलम बेग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या सबूत मिलना था? आपको तो पता है पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन कितनी शफाफ और पुरएतमाद होती है। तो इनके असलम बेग या गुलाम इसाक खान के खिलाफ कोई असल में सबूत तो निकल नहीं पाया। लेकिन बेनजीर ने फिर कहा कि यार इन दोनों लोगों को कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। अब
यहाँ पर भी आर्मी नरमी से पेश है और असलम बेग ने क्या किया, इनसे फोर्स रेजिग्नेशन तो ले लिए, लेकिन इनके खिलाफ मजीद कोई सजा नहीं हुई। और इवेंचुअली ये सारे काम हो रहे थे सितंबर 89 के अंदर, और अक्टूबर 89 के अंदर जो सारी प्लानिंग बीच में बैठ गई थी वो अपने सामने आ जाती है, और इवेंचुअली बेनजीर के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक होती है। देखो, अदम एतमाद तहरीक, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना इमरान खान साहब बड़ा पसंद है, मैं भी बड़ा पसंद करता था। और उनकी हुकूमत आई और उनकी हुकूमत को डिसमिस किया गया। कैसे किया गया भाई? जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्होंने कहा हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्राइम मिनिस्टर के अंदर, उन्होंने उनके खिलाफ वोटिंग की और उनको हटा दिया। इसके लिए आपको आधे से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। बेनजीर की हुकूमत के टाइम पे नेशनल असेंबली में टोटल नशिस्तें थी 237, और बेनजीर के लिए, इसको हटाने के लिए जो ऑपोजिशन के वोट चाहिए थे, देयर वर 119 वोट्स। बेनजीर के खिलाफ वोटिंग होती और इसको हटाने के लिए 107 वोट मिलते, यानी कि सिर्फ 12 वोट्स की शॉर्टेज से बेनजीर की हुकूमत बच तो जाती है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाती। होता क्या है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसको हम कहते हैं पक्का किला इंसिडेंट। पक्का किला इंसिडेंट जो ओ लेवल्स के सिलेबस में है उसका रियलिटी से थोड़ा सा डिफरेंस। जो मेन इवेंट्स थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, पक्का किला इंसिडेंट पे किस तरीके से पुलिस ने फायरिंग की, इस रिपोर्ट्स पे कि यहाँ पे दहशतगर्द है, वहां पे औरतें, खवातीन और बच्चे कुरान सर पे लिए बाहर निकलते हैं, वो सारी चीजें हमारे सिलेबस के लिए अनफॉर्चुनेटली जो मेन इवेंट, जो असल एक्चुअल इवेंट है, वो हमारे सिलेबस पे लिखा हुआ नहीं है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के मुताबिक, यानी ओ लेवल्स के मुताबिक, जिसमें बात थोड़ी सी वेग की हुई। लेकिन बहरहाल, क्योंकि हम मजबूरन ओ लेवल्स के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे। बेसिकली कहा जाता है पक्का किला इंसिडेंट क्या था, कि कुछ सिंधी मिलिटेंट्स ने क्या किया, हैदराबाद के अंदर मुहाजिर क्राउड्स के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके अंदर 250 कैजुअलिटीज होती है। इसके रिजल्ट में एमक्यूएम ने मजीद प्रोटेस्ट की और अपनी अलायंस जो एमक्यूएम के साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ है, वो खत्म कर दी। हमें मालूम है कि बेनजीर जब सिर्फ सिंधियों को प्रमोट कर रही थी, सिंधी लैंग्वेज को प्रमोट कर रही थी, सिंधीज को जॉब्स में प्रमोट कर रही थी, तो एमक्यूएम तो वैसे ही इनसे नाखुश थी। और यहाँ पर जो पक्का किला इंसिडेंट होता है, जिसमें 250 मुहाजिर मारे जाते हैं, जिनमें मोस्टली एमक्यूएम के सपोर्टर्स थे, तो एमक्यूएम अपनी अलायंस खत्म कर देती है पीपल्स पार्टी के साथ। और जब यहाँ पे प्रोटेस्ट होती है तो बेनजीर क्रैकडाउन स्टार्ट कर देती है हैदराबाद के अंदर। शूट ऑन साइट कर्फ्यू लग जाता है और एमक्यूएम के सपोर्टर्स को घरों से उठा उठा के कैद भी किया जाता है और इनको कत्ल भी किया जाता है। एमक्यूएम के 40 सपोर्टर्स को पुलिस कत्ल कर देती है और डोर टू डोर सर्च होती है, जिसमें एमक्यूएम के सोल्जर्स, यानी कि एमक्यूएम के सपोर्टर्स को घरों से पकड़ पकड़ के उठा उठा के जेलों में बंद किया जा रहा था। इसकी वजह से कराची के अंदर भी हालात खराब नजर आते हैं। और गुलाम इसाक खान इवेंचुअली कहते हैं कि बहुत हो गया, बेनजीर से हुकूमत संभल नहीं रही, एंड इवेंचुअली गुलाम इसाक खान अपने पावर्स को, 8 अमेंडमेंट्स के दिए गए पावर्स को यूज करते हुए बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते। दिस वॉज द फॉल ऑफ बेनजीर फ्रॉम द ऑफिस इवेंचुअली इन द 1990। होप कि आपको बेनजीर की दौरे हुकूमत अच्छी तरीके से समझ आ गया। जजाकल्लाह खैर।